बाय 5 रेस्पेक्टिवली, 1 by 2, 3 and 1 by 5 respectively. Find the probability that the problem ABC को हमने तीन इशू को एक प्रॉब्लम दी, कोई एक प्रॉब्लम तीनों स्टूडेंट को दे दी और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि भाई प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो बताओ प्रॉब्लम कब तक सॉल्व हो सकती है। जैसे तुम तीनों को प्रॉब्लम दे दी, सेम प्रॉब्लम दी। हाँ बेटा सर वो स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर आ रही है। ये सर आपकी वॉइस भी क्लियर नहीं है। हाँ भैया बेटा समझ एक सेकंड। और आप देख अब सही है। यस सर थोड़ी सही है। यार मैं तुम यस सर। सही हो गई। यस सर थोड़ी सही हो गई। ठीक है। तो अभी मैं वापस से सबको बोल रहा हूँ, सुन लो पहले जो ऑनलाइन है। इस संडे तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट संडे से सबको ऑफलाइन जाएंगे। अब वो ऑनलाइन टेस्ट नहीं होगा उसके बाद, इस संडे के लिए संडे से ऑफलाइन ही टेस्ट होगा, सबको ऑफलाइन आना पड़ेगा। सर ये कल वाला टेस्ट ऑफलाइन दे सकते हैं? तो मैं भी ऑफलाइन, लेकिन नेक्स्ट संडे से बोल रहा हूँ, नेक्स्ट संडे से आपके सारे टेस्ट सब ऑफलाइन होंगे और क्लास भी ऑफलाइन ही लगाऊंगा। भाई जो बिल्कुल ही बाहर है, कोटा के बाहर है, तो उनके लिए नहीं बोल रहा, लेकिन जो कोटा में है उनके लिए तो ऑफलाइन ही आना पड़ेगा। तो ये अब क्या करना है, अब गया आप कुछ नहीं, ठीक है। अब अभी भी तुम नहीं करोगे तो फिर दिक्कत में आ जाओगे। वहाँ पर कौन सा तुम्हारा ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो फिर चलो भाई वापस से मैं प्रॉब्लम बता देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ एक प्रॉब्लम मैंने 3 स्टूडेंट को दी और उनके सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, 1/3 और 1/5। तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्रॉब्लम सोल्व होगी। हमें क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्रॉब्लम सोल्व होगी। अब बेटा प्रॉब्लम कब तक सोल्व हो सकती है वो देख लो, इधर आ जा, आगे आ जा। प्रॉब्लम कब तक सोल्व हो सकती है वो हमें देखना है। तो प्रॉब्लम कब तक सोल्व हो सकती है, तो 3 जने हैं भाई, प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए कोई भी करे। तो या तो तुम तीनों में से कोई एक कर लो। रुक जा, ये बहुत गलत कंसेप्ट है जो बता। अरे रुक तो जा बेटा, मुझे बताने। प्रॉब्लम कब तक सोल्व हो सकती है, जैसे तुम 3 जन हो, इधर समझो A B C, ये 3 जन हो सकता है सिर्फ एक कर पाए, हो सकता है कोई 2 कर ले, हो सकता है तीनों कर ले। इतने केस में प्रॉब्लम, इस केस में प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। जो मैंने मार्क्स किए हैं इतने केस प्रॉब्लम सोल्व। सिर्फ एक केस ऐसा है जब प्रॉब्लम सोल्व नहीं है, जब तीनों नहीं देते।
अब आपके पास दो चॉइस है, या तो आप इससे सारे केस Excuse me, sir. या Sir, अंदर से किसको रोके। हाँ बेटा sir, screen black आ रही है। बेटा क्या? सर नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। अब बोलो। हाँ सर अभी दिखा। यस सर। वो तो थोड़ी देर बाद वापस हो जाएगा, अभी अब जितनी देर हो सकता है उतनी देर बोलो, जब खराब हो जाए तो वापस बोल देना, फिर मैं दूसरा नेटवर्क डाल दूंगा। इधर उधर नेटवर्क करके चला रहा हूँ। चलिए, तो मैंने क्या बोला कि प्रॉब्लम मैंने 3 जनों को दिया है, तो उसमें क्या हो रहा है कि कोई भी एक जना प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब प्रॉब्लम इज सोल्व, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, देखो जरा इसको सोल्व करने का तरीका, लेट ई इक्वल टू ए सोल्व द प्रॉब्लम। इवेंट मान लिया कि ए ने सोल्व कर लिया प्रॉब्लम, ई इक्वल टू ए सोल्व द प्रॉब्लम, एफ इक्वल टू बी सोल्व द प्रॉब्लम। भाई मैं वापस से सबको बोल रहा हूँ कि मैं अगले वीक के अलावा अगले वीक और मैं देख रहा हूँ कि तुम देख लो जो भी देखना है, उसके अगले मंडे से जो कोटा में है उसको तो क्लास में ही आना पड़ेगा। अब आप तुम कुछ भी कर लो, क्लास में आना पड़ेगा, टेस्ट भी क्लास में आके देना पड़ेगा संडे से, अगले संडे से, इस संडे की बात नहीं कर रहा। अब तुम जो भी करना है आप कर लीजिए। और G इज इक्वल टू C सोल्व द प्रॉब्लम। ये हमने ई इवेंट मान लिया, एफ इवेंट मान लिया और जी इवेंट मान लिया, ई एफ जी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, पी कितना है 1/2, तो पी बार कितना हो गया 1/2। पी एफ कितना हो गया, तो पी एफ बार कितना हो गया 2/3। पीजी कितना है, तो पीजी बार कितना हो गया, ना पी प्रॉब्लम इज सोल्व, प्रॉब्लम इज सोल्व इज इक्वल टू 1 माइनस पी नन ऑफ देम सोल्व। कोई भी सोल्व नहीं कर पा रहा है तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से वो एक केस हटा दो जब प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी, तो कोई ना कोई तो प्रॉब्लम सोल्व करेगा इसमें। तो या तो आपसे पूछे एटलीस्ट वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम, या प्रॉब्लम इज सोल्व, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, तो पी वन माइनस पी नन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम। तो 1 माइनस पी नन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम मतलब 1 माइनस पी ई बार पी एफ बार पी जी बार, तो आ गया 1 माइनस 1/2 2/3 4/5। कितना हो गया 1 माइनस 4/, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व 11/15। तो प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी 11/15। सर आपने डाउट बता दिया क्या?
डाउट अभी नहीं बताएं, बाद में पूछना आप लास्ट में। ओके सर। तो प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड 11/15। दिस इज द प्रॉब्लम। चलिए, ये मैंने पहले फर्स्ट प्रॉब्लम करवाई थी, अब इसी टाइप का एक दो प्रॉब्लम और करवा रहा हूँ। नेक्स्ट लिखिए। A can solve 90% of the problem. 90% of the problem given in a book. A can solve 90% of the problems given in a book. B can solve 70% of the problem. B can solve 70% of the problem given in a book. Find the probability that exactly one of them. Find the probability that exactly one of them solves the problem. Exactly one of them solves the problem. तो बेटा ए कितने परसेंट केस में सोल्व कर रहा है प्रॉब्लम को? तो देखो ई इवेंट मानेंगे हम, ए सोल्व्स द प्रॉब्लम। ए सोल्व्स द प्रॉब्लम। एफ इवेंट मानेंगे, बी सोल्व्स द प्रॉब्लम। पी 90%, मतलब 9/10। तो बेटा पी बार कितना हो गया? 1/10। ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा? ये इंडिपेंडेंट इवेंट है भाई। ए और बी को अपनी अपनी तरह से प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, दोनों को पास में नहीं बिठाया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है। पी एफ 70/100। अब ये मत बोल देना कि सर हमें अलग अलग बिठा दो, हमें तो जो करना हम तो कर ही लेंगे। नहीं समझ में आएगा तो अब क्या करें? Exactly one of them solves the problem. बेटा exactly one of them solves का मतलब ए करेगा तो बी नहीं करेगा, और बी करेगा तो ए नहीं करेगा। तो पी ई पी एफ बार प्लस पी ई बार पी एफ। इसका मतलब पी का मतलब हो गया 9/10, 3/10, फिर आ गया आपका 1/10, 7/10। 27 + 7/100, 34/100, या प्रोबेबिलिटी आ गई 17/50। अब देखो स्टूडेंट क्या गलती करता है, मैं अभी यहाँ समझा देता हूँ कि आप क्या सोचते हैं। मैंने आपसे कभी बोला कि तीनों ने प्रॉब्लम सोल्व कर दी, कोई या बोल दिया आपसे प्रॉब्लम इज सोल्व, तो वो ऐसा करता है कि सर या तो ए ने की, या बी ने की, या सी ने, ऐसे करता है। और यही क्वेश्चन गलत हो जाता है। भाई आप अकेले नहीं हो क्लास में, आपके साथ वो 2 जने भी हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी आपके साथ एसोसिएटेड है कि उन्होंने क्या किया।
ऐसा नहीं कि आपने अकेले अकेले का ले लिया, भाई ए ने कर लिया, बी ने कर लिया, सी ने कर लिया, प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो आप बोलो कि फिर किसी ने बोला कि सर सही तो है, क्या दिक्कत आ रही है इसके अंदर? भाई मैंने बोला है या तो ए ने किया, या बी ने किया, या सी ने किया, लेकिन हमें वो केस भी लेना पड़ेगा जब ए ने किया तो बी और सी ने क्या किया। ठीक है, तो जनरली स्टूडेंट यही करता है। मैंने बोल दिया प्रॉब्लम इज सॉल्व, तो वो डायरेक्ट क्या लिखेगा, पी प्लस पी एफ प्लस पी, तो वहां वो गलत हो जाती है। जब आपके पास 3 स्टूडेंट गिवन है तो बाकी 2 ने क्या किया वो भी आपको बताना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर 2 स्टूडेंट थे, मैंने बोल दिया भाई एक ने प्रॉब्लम सोल्व किया, तो आप ऐसा कर दो, ए ने किया या बी ने किया, गलत हो जाती है। ए ने किया तो बी ने नहीं किया, और बी ने किया तो ए ने नहीं किया, मतलब उसके साथ एसोसिएटेड है, तो उनको मत भूलना। यही गलती होती है, जनरली स्टूडेंट यही करता, पी प्लस पी है, तो सर एक ने तो किया, तो तो किया मैंने, लेकिन ऐसा नहीं है, एफ ने क्या किया वो भी तो देखना, बी ने क्या किया। ये है, चलिए लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट, अब आ रही है बेटा आवाज सबको? हाँ सर। यस सर। ठीक है भाई, मैं फिर भी मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ कि आप धीरे धीरे करके अब ऑफलाइन आना चालू कर दो बेटा, नहीं तो ना फ्लो बैठेगा आपका एग्जाम का, ना कुछ होगा। जो बाहर है उनके लिए मैं नहीं बोल रहा, लेकिन जो यहाँ कोटा में है तो प्लीज आपने ये मान लो कि आप 3-3 दिन आ जाओ, ऑल्टरनेट आ जाओ, कैसे भी आ जाओ, लेकिन आ जाओ। ये है अ मशीन ऑपरेट, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कल नहीं आया था ना, आगे इसमें भी नहीं था कुछ ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, तो कल बात करते हैं, तेरे पापा से बात करते हैं मम्मी, लेकिन मुझे तो अब गड़बड़ लग रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अ मशीन ऑपरेट, नेक्स्ट प्रॉब्लम, a pole of its 3 component function. A machine operates a pole of its 3 component function. The probability that सर 3 कंपोनेंट्स के बाद function काम करेगा, function, the probability that first component fails, the probability that first component fails during the year is 0.14, is 0.14, and second component fails is 0.10. Third component fails is 0.05. सर सेकंड कंपोनेंट का क्या था प्रोबेबिलिटी? 0.10. 0.10. And third component fails is 0.10 or 0.5. थर्ड वाला 0.05. अच्छा मैं एक काम कर रहा हूँ, ये जितने भी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट है सुन लो, मैं आपका 3-3 दिन का ना स्लॉट बना के भेज देता हूँ। अब जो भी आपसे आया है 3 दिन आइए आप, जो भी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको ऑफलाइन आना चालू करो, तब मत आओ एक दिन, कोई दिक्कत नहीं। एक बार मैं आपका सबका ऑफलाइन का, जो रोजाना आना चाहता हूँ मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बार शेड्यूल बना के भेज दूंगा कि ये 3 दिन तो आना ही है। जो रोजाना आ रहा है बहुत बढ़िया बात। भाई थर्ड कंपोनेंट फेल्स इज 0.05. What is the probability that
machine will fail during the year. What is the probability that machine will fail during the year? Machine will fail during the year. अब क्वेश्चन समझ में आया? पढ़ लो पहले अच्छी तरह, क्या समझ में आया? बिल्कुल सही है, 3 में से एक भी फेल हो गया ना तो मशीन बंद हो जाएगी। अब इसका मतलब एक भी फेल हो गया, एक फेल हो गया तो भी बंद हो जाएगी, 2 फेल हो गए तो भी बंद हो जाएगी, तीनों फेल हो गए तो भी बंद। तो कब बंद नहीं होगी? तीनों चले, और लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मशीन फेल हो रही है। तो 1 में से किसको हटा दो? तीनों काम कर रहे हैं, तीनों काम कर रहे हैं वाला लिख लो। तो इसमें अपन क्या करेंगे, अपन प्रोबेबिलिटी लेंगे, ए ले लेते हैं, लेट ए इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट सेल्स, लेट ए इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट सेल्स, बी इक्वल टू सेकेंड कंपोनेंट सेल्स, और सी इक्वल टू थर्ड कंपोनेंट सेल्स। ए के फर्स्ट कंपोनेंट के फेल होने की प्रोबेबिलिटी 0.114, तो पी ए बार सही रहने की प्रोबेबिलिटी 0.86, पीबी 0.10, पीबी बार 0.90, पीसी 0.05, पीसी बार 0.95, पी मशीन विल फेल, इक्वल टू 1 माइनस पी ऑल कंपोनेंट वर्क, सारे कंपोनेंट सही है, और वो एक ही केस होगा जब तीनों सही है, पी ए इंटू पी ए बार इंटू पी बी बार मल्टीप्लाइड बाय पी सी बार। आ गया सबको समझ में? ऑनलाइन इन तीनों को मल्टीप्लाई करके बताओ भाई, 0.86, 0.90, 0.95, तो ये मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 7353, ये मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 7353, तो ये आया 0.36, नहीं 7353 नहीं आना, 6353, एक सेकंड, आंसर कितना आ रहा? 0.36, ठीक है, मल्टीप्लाई करो या तो 0.7353 आ रहा है, तो आंसर आ गया 0.2647, 0.2647, तो मशीन विल फेल ड्यूरिंग द ईयर विल बी 0.2647। कंसेप्ट क्लियर है कैसे हुआ? कोई भी एक कंपोनेंट फेल हो जाएगा तो मशीन फेल हो जाएगी, और लेकिन हमने कल क्या बताया था? एटलीस्ट 1 फेल्स, तो 1 माइनस पी नन फेल्स, एक भी फेल नहीं हो रहा, या सारे कंपोनेंट वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट, A sticks truth, A sticks truth in 60% of the cases. A sticks truth in 60% of the cases, and B sticks truth in 80% of the cases. In what percentage of cases they are first case likely to contradict each other,
likely to agree, वो यहाँ पर नीचे लिख देना ऑन द सेम फैक्ट। कोई भी एक फैक्ट है उससे पहला केस में निकालना है कि कितने परसेंटेज केसेस में या कितने केसेस में वो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, और दूसरे केस में मैं निकाल रहा हूँ कि वो कब एग्री करेंगे। ठीक है, अब प्रॉब्लम बिल्कुल इजी है, कहीं पे भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं मान लेता हूं कि लेट E इक्वल टू A6 ट्रूथ, F इक्वल टू B6 ट्रूथ, P A के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 60%, 3/5, PF या PE बार निकाल लो पहले, 1 - 2/5, 3/5 इक्वल टू 2/5, PF 80%, 4/5, PF बार 1/5। अब मैं फर्स्ट केस निकाल रहा हूं कि कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, P contradict each other, P PF bar plus P bar PF, P है आपके पास 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 प्लस P बार 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 4/5, 3 + 8/25। So what is the probability? 11/25। और यदि वो पूछे परसेंटेज ऑफ केसेस, कितने परसेंटेज केसेस में ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, 44% केस में, भाई 100 × 4 कर देना नीचे ऊपर नीचे, तो 44% केस हो गया। भाई यदि आपसे पूछे कि कितने परसेंटेज केसेस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, 44/100 मतलब 44% केसेस पूछेगा तो 44% केस में कॉन्ट्राडिक्ट कर। सेकंड निकालना हमारा एग्री ऑन द सेम फैक्ट, P agree on the same fact, P PF या तो दोनों सच बोलेंगे या दोनों झूठ बोलेंगे। भाई एग्री कर रहे हैं ना, या तो दोनों सच बोलेंगे या दोनों उसी फैक्ट पे क्या बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, मतलब इससे एग्री कर रहे हैं। तो P × PF प्लस P बार × PF बार, तो P आ गया आपका 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 4/5, 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, 14/25। इसका मतलब 56% केस में क्या करेंगे, एग्री करेंगे। वैसे तो वहां से निकल जाता हूँ, 44 में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तो कितने परसेंट केस में कॉन्ट्रा आना एग्री करेंगे, 56। ठीक है, लेकिन वहाँ एक ही पूछेगा, अरे 100% बना लीजिए अपॉन 100 समझिए वहां पर, लेकिन एक ही पूछेगा आपसे, दोनों नहीं पूछेगा। कोई भी पूछेगा या तो कॉन्ट्राडिक्ट वाला पूछ लेगा या एग्री वाला पूछ लेगा। उसके लिए सही है बोर्ड के लिए। हाँ तो सॉफ्ट से अच्छा नहीं, सही हिसाब से एक बार करके देखें। चलिए नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट लिखिए। चुप 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 चुप, ज्यादा नहीं बोलने का। अब देखो मैं 1 मार्क की प्रॉब्लम भी बता देता हूँ, अभी तक मैंने कल से नहीं बताई थी कि कभी कभी ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है
जिसमें आपसे बोल रहा हूँ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, if A and B are independent events, if PA union B equal to 5/6 and PA equal to 1/3, find PB. Find PB. ये 1 मार्क्स की प्रॉब्लम है। आपको A यूनियन B गिवन है, PA गिवन है, तो मुझे निकालना है PB, लेकिन A और B क्या गिवन है आपको? इंडिपेंडेंट इवेंट। अब यदि आपको A और B इंडिपेंडेंट इवेंट गिवन है, A and B are independent events, therefore PA इंटरसेक्शन B कल क्या बताया था? PA इंटू P प्लस किसने बोला ये? PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA मल्टीप्लाइड बाय PB, क्योंकि A और B कौन से इवेंट है? इंडिपेंडेंट इवेंट। अब मुझे निकालना है PA यूनियन B, तो PA यूनियन B का फॉर्मूला PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। PA यूनियन B इक्वल टू PA प्लस PB, क्या मैंने कहाँ बोला है? PA इंटरसेक्शन B की जगह क्या रख दूंगा मैं? PA इंटू PB। अब वैल्यू रख दो, 5/6 1/3 PB माइनस 1/3 PB। यहाँ तक कोई डाउट? PB की भाई PA की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, ये 1/3 को उधर ले जाओ बेटा, PB माइनस 1/3 PB 2/3 PB। एल्सियम ले लीजिए इससे, कितना आ गया? तो PB की वैल्यू कितनी आ गई? 9/12 या 3/, दिस इज द वैल्यू ऑफ PB। तो ये PB की वैल्यू आ गई। देखो यहाँ पर दो चीज याद रखो, या तो आपको A और B को इंडिपेंडेंट प्रूव करना है, तो इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? PA इंटू PB। यदि PA मल्टीप्लाइड बाय PB PA इंटरसेक्शन B के इक्वल आ रहा है, तो आप डायरेक्ट बोल दोगे कि A और B कौन से इवेंट है? इंडिपेंडेंट इवेंट। अच्छा, यदि इसी प्रॉब्लम में यदि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता तो PA इंटरसेक्शन B क्या हो जाता? 0 हो जाता। यदि मैं यहाँ पर इंडिपेंडेंट की जगह लिख देता म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो फिर ये वाला वैल्यू किसके इक्वल होता? 0। बस PA A यूनियन B इक्वल टू PA प्लस PB, क्योंकि A इंटरसेक्शन B 0 होता। इसको लिख लीजिए, two dice are thrown together. Next problem. Two dice are thrown together. Let capital A be the event. Let capital A be the event getting 6 on first die. Let capital A be the event. हाँ बोल। सर हाँ बोल। ये वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दो। Two dice are thrown together. बड़ा बोल रहा हूँ। Two dice are thrown together. Let capital A be the event
getting 6 on first die, getting 6 on first die, and B the event, and B the event getting 2 on the second die, getting 2 on the second die, are the events A and B are independent, are the events A and B are independent. हमें ये चेक करना है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं। तो मैंने अभी क्या बोला था, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट कब होंगे, जब पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, पी ए इंटू बी। अब देखो इधर पी ए गेटिंग 6 ऑन फर्स्ट डाई, देखो बेटा फर्स्ट डाई में 6 नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1/6। 1/6 भाई 6 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। बी इवेंट क्या गेटिंग, वो भी 1/6। ना पी ए इंटरसेक्शन बी, आप समझना भाई, फर्स्ट पे क्या आना चाहिए 6 और सेकंड पे क्या आना चाहिए। एक ही केस ऐसा आएगा जिसमें फर्स्ट पे 6 आएगा और सेकंड पे 2 आएगा, लेकिन टोटल केस कितने होंगे 36। दो डाइस है तो 2 डाइस में टोटल केस तो हो गए 36, लेकिन एक ही केस ऐसा होगा जिसमें फर्स्ट पे 6 आएगा और सेकंड पे 2 आएगा। इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन भी कितना हो गया 1/36। अब पी ए इंटू पी बी निकालना। बेटा किसी को 1/36 नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है। So therefore P A intersection B equal to P A into P B. So A and B are independent. A and B are independent. इस तरह से इंडिपेंडेंट इवेंट्स प्रूव करेंगे। सर ये भी 1 मार्क्स का है। हाँ ये भी 1 मार्क्स, डायरेक्ट लिखना बस आपको इंडिपेंडेंट लेकिन नहीं। A die is marked, ये एनसीईआरटी की है लेकिन मैं करवा देता हूँ। A dice is marked 1, 2, 3 in red. A dice is marked 1, 2, 3 in red and 4, 5, 6 in green. A die is marked 1, 2, 3 in red and 4, 5, 6 in green. Is toast. Let capital A be the event. Let capital A be the event. Number is even. Capital B be the event. Number is red. Check whether A and B are independent. Check whether तो B का क्या था? चेक वेदर बी है आपका, नंबर इज क्या बोला, Number is even. बी नंबर इज रेड, चेक वेदर ए एंड बी इज इंडिपेंडेंट। बेटा ए इवन, तो कितने नंबर है इवन 3/6 और रेड भी 3 नंबर है। अब ध्यान से समझना भाई, पी ए इंटरसेक्शन बी, रेड भी है इवन भी है 1/6
लो 36 1/6, ये समझ में आया। पी ए इंटरसेक्शन भाई रेड भी होना चाहिए और इवन भी होना चाहिए, तो रेड और इवन एक ही नंबर है, वो है 2। ना पी ए इंटू पी बी निकालो, वन बाई 4। अब यह दोनों इक्वल नहीं आ रहा है ना, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, तो ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट, क्योंकि यहाँ पर पी ए इंटू पी बी आपका पी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। तो ये कंडीशन होती है भाई इंडिपेंडेंट में। हाँ ये तो डिपेंडेंट है ना भाई, डिपेंडेंट इसलिए है, उसका रीजन मैं बताऊं। रेट भाई ए और बी क्या माना, ए माना आपने इवन, तो बेटा रेट भी तो इवन है। अरे एक नंबर ऐसा है जो रेट भी और इवन भी है, इसलिए डिपेंडेंट हो गया, ठीक है, जिससे दोनों अलग अलग हो गए। नेक्स्ट लिखिए, द odds अगेंस्ट ए, द odds अगेंस्ट ए, odds against A, solving a certain problem, against solving a certain problem is 4:3. The odds against A solving a certain problem is 4:3, and odds in favor of B solving the same problem is 7:5. Find the probability that problem is solved. Find the probability that problem is solved. तो ई इवेंट मान लिया मैंने, ए सोल्व द प्रॉब्लम, एफ इवेंट मान लिया, बी सोल्व द प्रॉब्लम। पी बेटा अगेंस्ट गिवन था कितना रेशियो, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 3/7। 4:3 मतलब 3 फेवर में और 4 अगेंस्ट में, तो टोटल हो गए 7, इसलिए 3/7। पी एफ कितना हुआ, अच्छा पी बार कितना हो गया भाई 1 - 3/7 = 4/7। अच्छा फेवर कितना गिवन था 7 तो 7/12। ये तो समझ में आ गया ना, किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें, ये प्रोबेबिलिटी निकालने में। अगेंस्ट और फेवर से किसी को प्रोबेबिलिटी निकालने में दिक्कत तो नहीं है। यदि किसी को दिक्कत आ रही है, देखो इधर 4:3 अगेंस्ट है, ये अगेंस्ट का मतलब है ये अगेंस्ट है, ये फेवर है। प्रोबेबिलिटी हमेशा फेवर की निकलती है 3/टोटल, इसलिए प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी ई की 3/7। दूसरे वाले में फेवर है 7:5, ये फेवर है तो 7/12 ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो अभी बताया स्टार्टिंग में, आज प्रॉब्लम इज सोल्व, 1 - P नन सोल्व, एक भी सोल्व नहीं कर रहा। 4/7 × 5/12, 5/21 दिस इक्वल टू 16/21, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 16/21।
चलिए नेक्स्ट लिखिए। A base contains bag थैला। क्या पता है इसको क्या क्या सुनाई देता है? बैग है या एक और वर्ड आएगा अर्न। बैग दोनों, थैला, अर्न का मतलब थैला। A bag contains 4 red and 7 black balls. 4 red and 7 black balls. 2 balls are drawn at random. 2 balls are drawn at random with replacement. With replacement मतलब कौन सा इवेंट है? इंडिपेंडेंट इवेंट। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी पहले ही निकाल लेंगे। रेड की क्या है, ब्लैक की क्या है, जो भी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट या फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट पॉइंट 2 रेड बॉल, सेकेंड 1 रेड 1 ब्लैक। ये दो केस में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब क्योंकि आपका इवेंट क्या था, इंडिपेंडेंट, तो आप बेटा पहले ही मान लो P रेड, कितनी रेड बोलो टोटल, और P ब्लैक। ये प्रोबेबिलिटी कभी भी चेंज नहीं होगी क्योंकि विद रिप्लेसमेंट। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट और है। सपोज पहले वाले केस में तो ठीक है 2 रेड बॉल, 2 रेड बॉल का मतलब है P रेड इंटू P रेड, 4/11 मल्टीप्लाइड बाई 4/11। 44 का आंसर दिख गया, 16/121। ये तो P 2 रेड बॉल। अब सेकेंड वाले केस में क्या होगा बेटा, इसको ध्यान से समझना क्योंकि आगे बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट में आएगा काम में। मैं बोल रहा हूँ 1 रेड 1 ब्लैक। उसने सिर्फ बोला है 1 रेड 1 ब्लैक, तो उसने ये थोड़ी बोला कि पहले कौन सी निकाली। या तो आप केस बनाओ, और यदि केस से बचना चाहते हो तो फिर मैं एक तरीका बता रहा हूँ उसके लिए। टोटल बॉल कितनी निकालनी, सुनते जाना, कितनी बॉल निकालनी टोटल? 2 में से किसी एक को बोल लो, एक रेड निकालनी है या एक ब्लैक निकालनी, किसी एक को चूज कर लो। 2 में से कितनी रेड निकालनी? एक। तो मैं ऐसे लिखूंगा, एक रेड एक ब्लैक। 2C1। ये दो केस बन रहे हैं। 2C1 का वैल्यू क्या होता है? 2 होता है। ये दो केस क्यों बन रहे हैं? पहली रेड दूसरी ब्लैक, या पहली ब्लैक दूसरी रेड, इसलिए 2C1 दो केस बन। मल्टीप्लाइड बाई, बस आप लिख दो एक रेड एक ब्लैक। या तो आप ये करो, अब ये कितना आ गया, या तो ये करो। फिर आपने बोला कि सर इसमें तो मेरे को मजा नहीं आ रहा, लेकिन मजा लेना पड़ेगा, मुझे अभी दिक्कत हो जाएगी। या फिर अभी एक बार अरे वो एक ही बार बता रहा हूँ बेटा, चिंता क्यों करा, रुक तो जा, थोड़ा सा पेशेंस तो रख। इसकी जगह पहले दूसरा केस समझो जो तुम्हें जल्दी समझ में आएगा। P 1 रेड 1 ब्लैक, P रेड P ब्लैक प्लस P ब्लैक P रेड। अब तो आगे समझ, एक रेड और एक ब्लैक आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? या तो पहली बॉल रेड है तो दूसरी बॉल क्या आएगी? ब्लैक। और या पहली बॉल ब्लैक है तो दूसरी बॉल क्या आएगी? ये समझ में आया उधर नीचे वाला? जैसा पहली बॉल भाई आपको तो एक बॉल रेड निकालनी है, एक बॉल ब्लैक निकालनी है। यदि पहली बॉल रेड है तो दूसरी बॉल क्या होगी? ब्लैक। और पहली बॉल ब्लैक है तो दूसरी बॉल रेड। तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी 4/11 या 7/11 इंटू
तो ये कितना आ गया 56/120। लेकिन पहला केस तो मैं समझाऊंगा क्योंकि आगे जाके बहुत दिक्कत होने वाली है। यदि ये नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक एग्जांपल देके समझाऊंगा, देखिए उसमें आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। एक डाइस को मैंने 10 बार फेंका या एक कॉइन को मैंने 10 बार फेंका, और इजी कर दो। कॉइन को कितनी बार फेंका, मुझे 7 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। केस तो बना नहीं सकते ना तुम। तो 10C7, 10 में से 7 बार क्या आ रहा है, हेड। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 7 बार। और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये इसका कंसेप्ट सेम ही लगा। 10 बार फेंकने पर 7 बार हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो टोटल केस होंगे 10 में से 7 हेड, मतलब 10C7 केस बनेंगे तुम्हारे। और 7 बार हेड आ रहा है इसलिए 1/2 की पावर 7, और 3 बार टेल आ रहा है इसलिए 1/2 की पावर 3। क्या ये केस समझना है? अब इसी तरह से यहाँ पर समझो वापस। कितनी बोल दी भाई, 2 में से रेड कितनी निकालनी है, तो केस कितने बनेंगे, 2C1। 2C1 की वैल्यू क्या होती है, 2 तो एक रेड और एक ब्लैक, दोनों केस आ गए। अब सपोज इसी को मैं और वो कर देता हूँ, समझो 4 बॉल निकालनी, 4 में से एक रेड आने की, एक रेड और 3 ब्लैक। और यदि मैं केस बनाने लग जाता ना अभी, बहुत सारे केस बनेंगे। 4 में से एक रेड और 3 ब्लैक, तो मैं उसकी जगह क्या करूंगा, क्या 4C1 लिख लो। 4C1 3। एक रेड, रेड की क्या प्रोबेबिलिटी है, ब्लैक की 3 बार, ये इसका आंसर। 4 बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। 4C1 क्यों करा, क्योंकि 4 में, और वैसे निकालोगे तो भी यही आएगा, रेड ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ब्लैक रेड ब्लैक ब्लैक, ब्लैक ब्लैक रेड ब्लैक, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। बोलो कितने केस आ रहे हैं, 4 केस, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई। अच्छा 2 रेड और 2 ब्लैक, 4C2 की वैल्यू होती है 6, तो 6 केस बताता हूँ भाई। रेड रेड ब्लैक ब्लैक, रेड ब्लैक रेड ब्लैक, इस तरह से आपके केस बनते जाएंगे। 6 केस बनाने पड़ेंगे, लेकिन 6 केस बनेंगे, दिक्कत आएगी। तो इसलिए आपको काम तो यही करना पड़ेगा। इसको मैं आगे कल कंटिन्यू करूंगा, लेकिन अभी मैंने सिर्फ आइडिया दिया। एक्सरसाइज सेकंड पूरी, जल्दी छोड़िए, मैंने सही कर दिया सर होमवर्क पूरी सेकंड एक्सरसाइज। हाँ तेरा डाउट बोल बेटा। सर 13 क्वेश्चन। 13 क्या बोल रहा है, एक मिनट डाउट सुन लो। 13 क्या बोल रहा है, वो बोलना भाई तुम। 13 फर्स्ट एक्सरसाइज का। अरे हार्ड क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा अभी, हार्ड क्वेश्चन। अच्छा एमसीक्यू वाला, हाँ मुझे लगा हार्ड क्वेश्चन था। सुनना भाई, अरे एक तो है आपका इजी एमसीक्यू, इजी कलर बोल रहा है यार। हाँ क्वेश्चन क्या है, हाँ भाई ट्रू फॉल्स, इजी है, एक डिफिकल्ट है। एमसीक्यू बोलो कितने इजी है, ट्रू फॉल्स 300। इजी 400, टोटल कितने हो गए 1400। अब आपसे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, इजी। गिवन क्या है, तो पी ए बाई बी निकालना भाई मुझे। अब समझ लेना भाई इधर एमसीक्यू, पीबी मतलब एमसीक्यू, एमसीक्यू टोटल कितना है, डिवाइड बाय दोनों, इजी भी होना चाहिए और एमसीक्यू भी होना चाहिए। अब आया क्या, किसने पूछा था 5/9 Yes, sir. और
नहीं सर बस एक ही था। ठीक है, एक्सरसाइज